Hello everyone, welcome to Sarthak classes. Today we will discuss a very important topic, money bill and financial bill. आज की जो क्लास रहेगी वो पूरी बाइलिंगुअल क्लास रहेगी ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनको समझने में आसानी हो, दोनों भाषा के अभ्यर्थियों को आसानी से समझ में आ जाए। तो आप लोग अक्सर टर्म सुनते होंगे जब आप संसद पार्लियामेंट पढ़ते हैं, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन प्रोसेस इन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उसमें आप देखते होंगे कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, तो इसमें जो माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि फाइनेंस यानी धन संबंधी, धन का लेन देन, तो धन की बात तो इसमें भी की जा रही है, मनी बिल तो है ही मनी बिल। तो इसमें जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं इनको हम कैसे समझ सकते हैं, और बहुत ही थोड़ी टेक्निकलिटी है इस टॉपिक में, तो प्रयास रहेगा कि आज इसे आसान भाषा में हम समझ सकें। तो देखते हैं, इन पार्लियामेंट अ बिल विच हैज़ प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स इज टर्म एज अ फाइनेंशियल बिल। जो भी ऐसा बिल जिसमें कुछ प्रोविज़न फाइनेंशियल मैटर को लेकर के है वो फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप टर्म पे ध्यान दीजिए, टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं कहीं आप जब गूगल करते होंगे तो आप देखते होंगे किताबों में भी कि मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल लिख देते हैं। तो उस शब्दों का चयन है यहाँ पे, फाइनेंस, ये जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल, तो ये फाइनेंस बिल ना होकर के फाइनेंशियल बिल है। जब हम बजट पढ़ते हैं तो उसमें दो बिल पास होते हैं बजट प्रोसेस में ही, एक एप्रोप्रिएशन बिल और दूसरा है फाइनेंस बिल, तो वो इससे डिफरेंट है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो टर्म यूज़ करना चाहिए वो होना चाहिए फाइनेंशियल बिल, यानी धन विधेयक और वित्तीय विधेयक, ना कि वित्त विधेयक। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल बिल इन पार्लियामेंट, जैसे कि मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2, यानी कि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को 2 श्रेणियों में बांट लिया है। वित्तीय विधेयक श्रेणी 1 यानी पहली श्रेणी, प्रथम श्रेणी, और वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, तो इसको आप थोड़ा सा समझिए, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये आपका हो गया मनी बिल और ये आपका हो गया फाइनेंशियल बिल, यानी धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। तो जितने भी धन विधेयक हैं, जितने भी मनी बिल हैं, वो सभी क्या हैं? फाइनेंशियल बिल है, वित्तीय विधेयक हैं। जो भी धन विधेयक है वो वित्तीय विधेयक भी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो भी वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल है वो धन विधेयक ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं, द बेसिक डिफरेंस इज दैट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। अ मनी बिल एग्जिस्ट ओनली इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब आप यहाँ पे समझिए, पार्लियामेंट में लाया जा सकता है और राज्य की विधानसभा में भी लाया जाता है। इट मीन्स केवल लोकसभा में इसको पेश किया जाता है मनी बिल को, और अगर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद यानी 2 सदन है तो उसमें केवल विधानमंडल में यानी विधानसभा में इसे पेश किया जा सकता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले मनी बिल क्या होता है। इट इज़ लिस्टेड अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो क्लॉज 1 है, पहला क्लॉज है, और उसके अंतर्गत जो सब क्लॉजेज दिए हुए हैं A to F, ये देखिए A B C D E F तक के जितने भी क्लॉजेज हैं, और उनमें रखी हुई जो विषय वस्तु है, जितने भी टॉपिक, जितने भी जो भी कंटेंट है, जो विषय रखे हुए हैं, उससे संबंधित अगर कोई विधेयक सदन में लाया जाता है तो वो धन विधेयक माना जाएगा, यानी कि उसे मनी बिल कहेंगे। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 110 इसका फर्स्ट क्लॉज, 110 का पहला क्लॉज एंड सब क्लॉजेस A to F, A से लेकर F तक जितने भी इसके क्लॉजेस हैं, उनके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई बिल पार्लियामेंट में आता है तो उसको मनी बिल सर्टिफाई किया जाता है। और ये सर्टिफाई कौन करता है आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पावर केवल लोकसभा स्पीकर को होती है, उसका ही सर्टिफिकेट फाइनल होता है। नहीं, लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है।
और इसको कहीं भी इसके लोकसभा स्पीकर के निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो एक बार हम विषय वस्तु पे चर्चा कर लें, फिर इसका हम प्रोसेस देखेंगे, पारित करने की, इस विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसका जो कंटेंट है, तो आर्टिकल 110 क्लॉज 1 और इसके क्लॉज 1 के अंतर्गत जितने भी A to F हैं, तो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है आपका इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे आप आसान भाषा में समझ लीजिए, जो भी टैक्सेशन प्रपोजल्स होंगे, करारोपण से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे, चाहे वो कर में बदलाव हो, उसको लगाने की बात हो यानी इम्पोजिशन, और हटाने की, समाप्त करने की बात हो, अल्ट्रेशन, जो भी चेंजेस उसमें लाने हो, इससे भी, एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, यानी कोई भी कर लगाने से संबंधित जो भी विधेयक होगा, कर में बदलाव हो रहे होंगे, टैक्सेशन प्रपोजल्स उसमें शामिल है, तो वो धन विधेयक यानी मनी बिल के अंतर्गत माना जाएगा। क्लॉज बी कहता है रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो उधार लेती है उसका अगर रेगुलेशन है, कुछ नियम उससे संबंधित बनाना है, तो वो भी मनी बिल के अंतर्गत आएगा। थर्ड, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत कोई भी पेमेंट्स या विड्रॉल यानी धन जमा करना हो या फिर निकासी करनी हो। कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, इट मीन्स जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको भारत की संचित निधि बोलते हैं हिंदी में, एंड कंटिजेंसी फंड एक आकस्मिक निधि का निर्माण किया जाता है जिससे कि आकस्मिक समय में धन अगर आवश्यकता हो तो इससे व्यय किया जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, इसके अलावा एक और फंड होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी लोक लेखा निधि, जिसमें लोगों के द्वारा जो धन जमा किया जाता है, जो हम लोग पॉलिसी खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं, या फिर कोई हमारी सेविंग स्कीम है, बचत योजना, पैसा बचाते हैं, हम लोग का जो जमा किया हुआ पैसा होता है सरकार के पास सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर देखिए दो ही चीज़ की बात की जा रही है अभी, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड। इसकी कस्टडी से रिलेटेड यानी इसकी अभिरक्षा, सुरक्षा से रिलेटेड कोई प्रावधान है, कोई बिल है, तो वो मनी बिल माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की संचित निधि से कोई भी किसी प्रकार का विनियोग मतलब कोई भी धन की निकासी की जा रही है तो भी उसे एज मनी बिल ही प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इन केस द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज। जब आप पढ़ते होंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, इनकी सैलरीज, अलाउंसेस, तो आप देखते होंगे कि ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, भारित व्यय के अंतर्गत आता है, यानी संसद में इन पर चर्चा तो हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। तो ऐसा कोई खर्च है, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज, जो कि भारित है भारत की संचित निधि पर, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर कोई भी चार्ज एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड उसको डिक्लेयर करना है गवर्नमेंट को, तो उससे रिलेटेड बिल भी जो होगा वो मनी बिल कहा जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्लॉज, रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में CFI भी बोलते हैं, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी ऑफ इशू ऑफ सच मनी और ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और स्टेट, यानी कि जो भारत की संचित निधि है उसमें किसी प्रकार की धन की प्राप्ति, रिसीट ऑफ मनी एंड और पब्लिक अकाउंट फंड, इसमें यहाँ देखिए पब्लिक अकाउंट की भी बात की गई, लोक लेखा निधि की, और कस्टडी, जैसे कस्टडी हमने ऊपर भी पढ़ी थी, कस्टडी इसकी अभिरक्षा, सुरक्षा की बात की गई, और इशू ऑफ सच मनी, ऐसे धन को जारी करना, और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट, और ऑडिट से रिलेटेड कोई प्रावधान है उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं तो उसको भी एज मनी बिल पेश किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट जो है वो भारत सरकार संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, यानी CAG ही करता है, कैग। तो ऑडिट से रिलेटेड कोई भी प्रावधान है वो भी मनी बिल के अंतर्गत आएगा, ऐसा कोई विधेयक अगर संसद में लाया जाता है। तो ये हमने समझा कि मनी बिल क्या होता है। इसको बहुत ही संक्षेप में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत का जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 110 है, तो अनुच्छेद 110 में तो धन विधेयक की परिभाषा आपको मिल जाएगी, और उसके अंतर्गत जो पहला क्लॉज है उसमें A to F, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो क ख ग घ अंग च, का से चा तक जितने भी प्रावधान हैं
उसमें जो विषय वस्तु रखी हुई, जैसे इम्पोजिशन, एवोल्यूशन, जो मैंने अभी 1 बाय 1 आपको बताया है, और उस विषय वस्तु से रिलेटेड या किसी एक क्लॉज से रिलेटेड या फिर सभी या कई हो सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा विषय जो भारतीय अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 110 में आता है A to F के अंतर्गत, और कोई भी ऐसी विषय वस्तु है जिससे संबंधित प्रावधान उस बिल में है, उस विधेयक में है, तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। ये तो हमने धन विधेयक की यानी मनी बिल की विषय वस्तु की बात की। अब इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर फॉर मनी बिल। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, यानी कि मनी बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, और धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिफारिश किस लिए आवश्यक है? फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, यानी टू इंट्रोड्यूस अ बिल, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। डिसीजन ऑफ डिक्लेयरिंग, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। डिसीजन ऑफ डिक्लेयरिंग अ फाइनेंशियल बिल एज मनी बिल इज मेड बाय लोकसभा स्पीकर। जैसा मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फाइनेंशियल बिल है वो मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसीजन कौन लेता है? तो फाइनल डिसीजन लोकसभा स्पीकर का होता है। लोकसभा स्पीकर का ही सर्टिफिकेट फाइनल होता है, और यह प्रावधान अनुच्छेद 110 के तीसरे क्लॉज में, क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। द पावर ऑफ राज्यसभा टू अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल इज रिस्ट्रिक्टेड। राज्यसभा की पावर यानी राज्यसभा की शक्तियाँ मनी बिल, धन विधेयक के संदर्भ में बहुत ही सीमित है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, राज्यसभा कोई भी अमेंडमेंट यानी धन विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, सिर्फ सिफारिश कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, विचार कर सकती है, न तो वहाँ कोई वोटिंग होती है और ना ही वो रिजेक्ट कर सकता है। राज्यसभा मना नहीं कर सकता पास करने से। यानी राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है मनी बिल के लिए, 14 दिन के अंदर उसको पारित करके वापस लोकसभा भेजना होता है। अगर वो 14 दिन के अंदर पारित नहीं करती राज्यसभा तो इसको स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो बहुत ही सीमित शक्तियां हैं राज्यसभा को। द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा में और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये आवश्यक नहीं है कि राज्यसभा जो रिकमेंडेशन करे, राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन ही कर सकती, सिफारिश ही कर सकती है, अमेंड नहीं कर सकती कुछ भी उसमें। रिकमेंडेशन भी मानने का और न मानने का डिसीजन लोकसभा का होगा। लोकसभा चाहे तो सिफारिशें, अगर कुछ ठीक सिफारिश की गई है तो एक्सेप्ट कर सकती और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती है, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। द प्रेसिडेंट में विदहोल्ड असेंट बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द लोकसभा, यानी कि राष्ट्रपति ऐसे बिल को जो कि धन विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है लोकसभा में। वो अपनी असेंट यानी अपनी सहमति को रोक सकता है, लेकिन ऐसे बिल को वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है और रिकन्सिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ये कॉमन सेंस की बात है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मनी बिल है वो सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। तो जब राष्ट्रपति ही सिफारिश कर रहा है तो राष्ट्रपति उस बिल को हस्ताक्षर करने से क्यों रोकेगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो हस्ताक्षर कर देगा और वो बिल एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कहीं हमें ये भी मिल जाता है कि द प्रेसिडेंट में रिजेक्ट बट कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन। तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता लेकिन रिजेक्ट कर सकता है, तो विवशता ही है, एक तरीके से इसको व्यवस्था मान सकते हैं, कहीं लिखा नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रपति व्यवस्था क्यों है कि रिकमेंडेशन भी तो राष्ट्रपति की है, प्रेसिडेंट की है। जैसे हम कोई चीज़ सिफारिश करें कि हमारा ऐसा काम करवा दो, और फिर जब हमारा काम हो जाए और हमारे पास फिर वापस आए, हमें उसमें फाइनल सिग्नेचर करने कि हमारा काम पूरा हो गया, तो हम साइन करने से मना कर दें, तो बहुत ही हास्यास्पद सी बात है, हंसने वाली बात है। तो ऐसा प्रावधान नहीं होता, रिजेक्ट नहीं करता, अमूमन पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज एब्सेंट। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन यानी संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। जब भी कोई विधेयक में दोनों सदनों की असहमति होती है, यानी एक सदन से पास होने पर दूसरे सदन में वो रोक दिया जाता है, हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति यदि चाहे
तो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, यानी ज्वाइंट सिटिंग के लिए कह सकता है, और ज्वाइंट सिटिंग में अगर वो 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है, पारित माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब मनी बिल की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, यानी ज्वाइंट सिटिंग इज एब्सेंट। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। सच अ बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर। थोड़ा सा मैं प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बता दूं। जो भी बिल, प्राइवेट मेंबर बिल किसे कहते हैं? जो बिल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कोई मिनिस्टर न प्रस्तुत करके उस सदन का कोई भी सांसद बिल प्रस्तुत करे, उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। यानी कोई भी सांसद अगर कोई विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि 1 महीने की प्रायर नोटिस देनी होती है। जब हम प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो मनी बिल को कभी भी प्राइवेट मेंबर लेकर के नहीं आ सकता, सिर्फ सरकार की तरफ से ही ये बिल लाया जा सकता है, यानी मंत्री ही इसे प्रस्तुत करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हमने मनी बिल के विषय में जान लिया। उसके अंतर्गत जो विषय वस्तु है अनुच्छेद 110, उसके जो प्रावधान है वो हमने समझ लिए, उसका प्रोसीजर, प्रक्रिया हमने समझ ली पारित करने की। अब फिर हमने बताया था कि फाइनेंशियल बिल को 2 कैटेगरी, 2 श्रेणियों में बांटा गया। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। तो इसके अंतर्गत हम फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 को समझेंगे। तो समटाइम्स अ बिल हैविंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 110 may also have other provisions and thus referred to as financial bill of category 1। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। कोई ऐसा बिल है जिसके अंतर्गत आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 का कोई प्रावधान तो है। 110 के अंतर्गत जो हमने बताया था कि क्लॉज 1 में सब क्लॉजेज A to F के जो भी उसमें टॉपिक्स रखे हैं, जो भी कंटेंट है, तो उसके अंतर्गत कोई एक पॉइंट या एक से अधिक हो सकता है, यानी आर्टिकल 110 के अंतर्गत वाला कोई एक प्रोविज़न है। लेकिन इसके साथ ही में ऑल्सो हैव अदर प्रोविजंस, कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं। यानी मनी बिल में जो बताया गया 110 के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत ये इतने टॉपिक्स हैं, वो अगर उससे संबंधित कोई बिल आएगा पार्लियामेंट में तो धन विधेयक माना जाएगा। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत का जो कोई टॉपिक है वो भी प्रोविज़न ही आ रहा है, तो इसको हम फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में क्यों ला रहे हैं? तो इसके साथ साथ यहाँ पे एक और भी चीज़ मेंशन है, अदर प्रोविजंस भी हैं, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रोविज़न है। अब यहाँ हम इससे ऐसे समझ सकते हैं, आपको ध्यान होगा जब आधार बिल लाया गया था आधार के लिए, तो उसको एज मनी बिल प्रेजेंट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया था। तो विपक्ष ने उसका बड़ा विरोध किया था उसमें कि आधार को मनी बिल कैसे पेश कर सकते हैं, क्योंकि इसका कारण था उसमें सब्सिडी में जो सब्सिडी देने की बात गवर्नमेंट कर रही थी, सब्सिडी में आधार का जो प्रयोग होगा तो मनी बिल ही है। इसके अतिरिक्त सोशल जस्टिस की भी बात की गई थी, सामाजिक न्याय की, वस्तुओं के वितरण का भी प्रावधान था, तो अन्य भी चीज़ें थी, अदर प्रोविजंस भी थे, तो उसको मनी बिल ना ला करके फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में लाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। अब ये तो फाइनल अथॉरिटी किसको है? लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर ने सर्टिफाई कर दिया तो फाइनल हो गया, दैट हिज डिसीजन इज़ फाइनल। तो वहाँ डिबेट तो हो ही नहीं सकती ना, लेकिन विरोध तो किया जा सकता है। विपक्ष ने इसका विरोध किया था आधार बिल का। तो यहाँ वही चीज़ बताई जा रही है कि प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 110 में ऑल्सो हैव अदर प्रोविजंस, उसके साथ साथ अदर प्रोविजंस भी हैं। तो ऐसे बिल को हम फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में डालेंगे, यानी कैटेगरी 1। और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 और क्लॉज 1 में हमें देखने को मिलता है। जब आप देखेंगे आर्टिकल 117 उसका क्लॉज नंबर 1, तो उसमें आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल बिल, जो भी चीज़ें मेंशन होंगी वो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 के अंतर्गत आती। तो आप आर्टिकल भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। वैसे फैक्ट पढ़ना आपका काम है, और मैं कोशिश करूँगी आपको समझ में, आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फैक्ट आप देख लीजिएगा। तो अब हमने इसमें देख लिया किसकी विषय वस्तु देख ली और 110 के अंतर्गत विषय वस्तु देख ली। तो ये डिफरेंस है, यानी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110 एंड अदर प्रोविजन ऑल्सो। तो इसको हम फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 कहेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे इसको पास किया जाता है? क्या जैसे मनी बिल पास किया तो वैसे ही फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 वही प्रोसेस है? नहीं, थोड़ा सा अंतर है। तो जब कैटेगरी 1 के अंतर्गत आता है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, उसकी जो प्रक्रिया है संसद में पारित करने की,
वो आधी प्रक्रिया धन विधेयक की भांति है और आधी साधारण विधेयक के तरीके से है। कैसे है, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट कहता है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा बट नो डोमिनेंट रोल। हमने ऊपर पढ़ा था कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा को प्रस्तुत करने की पावर नहीं है। ये भी फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 भी पेश किया जा रहा है, ठीक है, लोकसभा में। लेकिन लोकसभा का इसमें डोमिनेंट रोल नहीं है, वो हावी नहीं है राज्यसभा के ऊपर। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इट रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने धन विधेयक में बताया था कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है, तो सेम कंडीशन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में भी है, इसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। तो दोनों ये सेम हो गए, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक श्रेणी 1, इसके ये दो जो पॉइंट हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं, मिलते जुलते हैं। तो आधी प्रक्रिया कैसी होगी, धन विधेयक को पारित करने के समान। लेकिन वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि स्पीकर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन सिर्फ लोकसभा स्पीकर लेता है। और यहाँ पर वित्तीय विधेयक श्रेणी 1 में ऐसा नहीं है, यहाँ पर एन अप्रूवल फ्रॉम द स्पीकर इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे बिल के लिए स्पीकर का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता है, यानी स्पीकर का सर्टिफिकेट यहाँ ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट द फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1। जैसे मैंने भी बताया कि इसकी आधी प्रक्रिया धन विधेयक के समान है और आधी प्रक्रिया है साधारण विधेयक को पारित करने के समान। तो राज्यसभा इसमें क्या कर सकती, अमेंड भी कर सकती। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है, दे सकती है सिफारिशें, लेकिन कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ क्या है, संशोधन कर सकती है राज्यसभा, रिजेक्ट भी कर सकती है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1। एंड वहाँ हमने पढ़ा था प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज अब्सेंट, और यहाँ क्या है, प्रेजेंट। यानी कि इसके लिए फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 के लिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उसका प्रोविज़न इसमें शामिल है। यानी कि वित्तीय विधेयक के संबंध में अगर कोई असहमति बनती है राज्यसभा और लोकसभा में, तो यहाँ पर एक संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है, उसके माध्यम से इसको पारित कराया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा कि राज्यसभा को इसमें सीमित शक्तियाँ नहीं हैं, समान शक्तियाँ हैं, अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है और रिकमेंडेशन तो कर ही सकती। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमने प्रक्रिया में देखा। और अब फाइनेंशियल बिल यानी वित्तीय विधेयक श्रेणी द्वितीय श्रेणी का वित्तीय विधेयक कैसा होता है। अब इसके पहले हम विषय वस्तु देख लेते हैं, फिर हम प्रक्रिया देखते हैं। सच बिल डज नॉट हैव प्रोविजंस मेंशन्ड इन द आर्टिकल 110। ऐसा बिल जिसमें आर्टिकल 110 उसके अंतर्गत जो क्लॉज 1 में क्लॉजेस सब क्लॉजेस ए से एफ तक जितने भी क्लॉजेस थे, उनका कोई भी प्रोविज़न इस कैटेगरी के बिल में नहीं आता है। यानी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय इस बिल में नहीं है जो कि आर्टिकल 110 में आता है। ठीक है, फिर ये फाइनेंशियल बिल कैसे हुआ, क्योंकि इस धन संबंधी कोई बात ही नहीं होगी। तो साथ में लिखा है ऑल दो इट हैज़ प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जितने भी विषय वस्तु, जो भी विषय वस्तु उसके अंतर्गत रखी हुई है, उनमें से कोई भी टॉपिक इस द्वितीय श्रेणी के वित्तीय विधेयक में नहीं है। लेकिन अभी वित्तीय विधेयक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि से व्यय शामिल है, व्यय से संबंधित कुछ प्रावधान है जिसका विधेयक लाया जाना है, तो इसको हम वित्तीय विधेयक श्रेणी द्वितीय के अंतर्गत डालेंगे। अब ये कैसे हो सकता है, यहाँ भी देखिए शब्दों का हेरफेर है, थोड़ा सा हम आपको ऊपर ले चलते हैं, क्योंकि आप कहेंगे भारत की संचित निधि से तो व्यय हो रहा है। यहाँ देखिए ए टू एफ का कोई भी प्रावधान कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। आप देखिए ये तो टैक्स का हो गया, टैक्सेशन का, रेगुलेशन ऑफ बोरिंग मनी। यहाँ पे एक शब्द आपको मिल रहा है एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आप सोचेंगे कि यहाँ भी भारत की संचित निधि से जो है विनियोग की बात की जा रही है, और जो हम अभी बात कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी वित्तीय विधेयक की,
इसमें भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि से व्यय की बात की जा रही। तो वहाँ जो टर्म है वो एप्रोप्रिएशन है, भारत की संचित निधि से व्यय न होकर के उसका विनियोग है, और इसका अर्थ है उसकी निकासी, यानी भारत की संचित निधि से कोई धन वहाँ निकाला जा रहा है, यहाँ सिर्फ खर्च की बात की जा रही है। ये डिफरेंस है, कभी कभी लोग इसको लेकर के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 जो कि मनी बिल से संबंधित है, धन विधेयक से, इसके अंतर्गत क्लॉज 1 सब क्लॉजेस A to F, उसमें जो भी विषय वस्तु रखी गई, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उनके अंतर्गत कोई भी विषय यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? केवल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, केवल खर्च की बात की जा रही है। तो फाइनेंस में तो आएगा जब खर्चे की बात की जाए। तो फाइनेंशियल बिल तो है, लेकिन ये मनी बिल नहीं है, और फाइनेंशियल बिल की ये द्वितीय श्रेणी है। अगर बात करें हम यहाँ पे फैक्ट की, तो इट इज़ डेल्ट अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 3, अनुच्छेद 117 का तीसरा क्लॉज यहाँ पे इसको डील करता है। उसमें आप देख लीजिएगा अनुच्छेद 117 के 3 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, और वो प्रावधान वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं। जैसे हमने धन विधेयक में प्रोसेस देखा था, और फिर वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी में देखा, और वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी में क्या प्रोसेस होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है, इट डजेंट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। जैसे हमने दोनों में पढ़ा था, उपरोक्त जो दोनों बिल हमने डिस्कस किए हैं अभी, कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता ऐसे विधेयक के लिए नहीं है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ हमने ऊपर जो 2 कैटेगरी के देखे थे, धन विधेयक और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 यानी कि वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी, उन दोनों को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे हम कैटेगरी 2 पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल बिल की, इसको किसी भी आइदर लोकसभा और राज्यसभा, इसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी शुरुआत की जा सकती है। बट यहाँ पे एक शर्त और है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा यही बदलाव है। हाउएवर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बिल by either house, and unless such recommendation is received, neither house can pass the bill। ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे हमने अभी ऊपर बात की प्रायर रिकमेंडेशन, तो प्रायर रिकमेंडेशन पेश करने के लिए जो इंट्रोडक्शन के लिए, बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए होती, उसकी ज़रूरत इस में नहीं है। लेकिन कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, जो भी इसको पेश करता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की रिपोर्ट आवश्यक है। किसके लिए? सिर्फ कंसिडरेशन के लिए। राष्ट्रपति कहता है ठीक है आपको बिल लाना है, लाइए, लेकिन थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, यानी कंसिडरेशन ऑफ द बिल। ठीक है, तो विचार करने की जो, जब तक राष्ट्रपति का प्रतिवेदन इसमें नहीं होगा, उसकी सिफारिश नहीं होगी, तो इस बिल को पास नहीं किया जा सकता है। आइदर हाउस unless such recommendation is received, neither house can pass the bill। जब तक राष्ट्रपति की ऐसी कोई सिफारिश नहीं मिल जाती, विचार करने की कोई रिपोर्ट नहीं लग जाती है, तब तक इसको पास नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एंड लास्ट में वही पॉइंट्स फिर से हैं। एन अप्रूवल फ्रॉम स्पीकर इज नॉट रिक्वायर्ड। स्पीकर का अप्रूवल केवल मनी बिल के लिए रिक्वायर्ड है, यानी दिस बिल इज मनी बिल, दिस इट इज सर्टिफाइड बाय लोकसभा स्पीकर। तो ये केवल लोकसभा स्पीकर ही सर्टिफाई करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं, ये केवल धन विधेयक के संदर्भ में है। और वित्तीय विधेयक चाहे वो प्रथम श्रेणी का हो, चाहे वो द्वितीय श्रेणी का हो, उसमें लोकसभा स्पीकर का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट द फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, और इस प्रकार से यह बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह, क्योंकि न तो इसमें यह शर्त लगी हुई है कि इसको लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, इसको तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और न तो इसमें ये शर्त लगी हुई है कि राज्यसभा इसमें जो है रिस्ट्रिक्टेड पावर राज्यसभा को, तो इक्वल है, क्योंकि अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर रही है। प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज प्रेजेंट। ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे हो सकती है, संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। दिस बिल इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल।
इन ऑल रिस्पेक्ट, और इन सभी इस सभी संदर्भ में हम इसको ऑर्डिनरी बिल की तरह मान सकते हैं, सामान्य विधेयक की तरह ही इसको पास किया जाता है। बस एक ही शर्त यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ी, जो रिकमेंडेशन ऊपर राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए, विचार करने के लिए होती, एंड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एक्सरसाइज इक्वल पावर्स, इसमें इक्वल पावर्स होती हैं। तो इस तरीके से इतनी टेक्निकलिटी है इस टॉपिक में, ऐसे टॉपिक को हमने थोड़ा सा आसान भाषा में समझा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको किसी पॉइंट में मे बी फ्लो में बोलते समय कुछ कहीं मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ये समझ में आया कि नहीं आया ये भी आप बताइएगा। और एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बोर्ड पर सामने आकर पढ़ाने की ज़रूरत है, आपको समझाने के लिए। फ़िलहाल मैंने इसको मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ाया है, तो फिर भी आपको समझ आया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, सार्थक क्लासेस के जो नोट्स हैं, हार्ड कॉपी नोट्स, सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी तो आपको जब आप बैच ज्वाइन करते हैं उसमें मिलती है PDF के फॉर्म में। तो आप सार्थक क्लासेस के अगर GK के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। और अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप बैच में इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क करके उसकी भी इन्फॉर्मेशन कि बैच में कैसे जुड़ा जाए प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।